सीएस कोर्स करते कैसे हैं, रैंक कैसे लाते हैं, इसमें स्कोप क्या होती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, सैलरी आपको कितनी मिल सकती है एंड व्हाट नॉट। एंड 21 की एज में आपने सीएस क्लियर करा था विद एन ऑल इंडिया रैंक। ये अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल बातों पे कि सैलरी, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जो आप बच्चों को बताना चाहते हो जिससे ऑल इंडिया रैंक आ सकती है? अगर आप ऐसे कोई बच्चे हो जिसको थियोरी सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, जैसे कि 11th में आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ बहुत पसंद है और मैथ्स कोई कुछ खास पसंद नहीं है, तो आपको 100% सीएस का कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। यार सीएस मतलब आज भी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कंप्यूटर साइंस, एंड ये इसलिए लगता है क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अवर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो ये पॉडकास्ट का मेरा यही मिशन है कि यार सीएस के बारे में हम थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाएं। सीएस कोर्स करते कैसे हैं, रैंक कैसे लाते हैं, इसमें स्कोप क्या होती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, सैलरी आपको कितनी मिल सकती है एंड व्हाट नॉट। सीएस का पूरा इन डिटेल डिस्कशन इस पॉडकास्ट में हुआ है विथ ऑल्सो इस पर हमने स्टडी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की हुई है, तो आपको बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स वेलकम द यंगेस्ट फैकल्टी ऑफ सीएस वाला मेहंदी तोशनीवाल मैम। लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि आप मतलब इतने यंग हो और इस पॉडकास्ट के लिए अग्री किए हो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सो मच नेहा, इट्स माई ऑनर टू मीट विथ यू एंड कम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मेहंदी मैम, आप इस पॉडकास्ट में आए हैं। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यू जस्ट टर्न 22 एंड 21 की एज में आपने सीएस क्लियर करा था विद एन ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद आप फैकल्टी बने हो, वो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की जो है कंपनी लॉ। तो ये सब कुछ कैसे हुआ यार? फर्स्टली थैंक यू सो मच नेहा फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम सो ऑनर्ड टू मीट यू। एंड अगर आपको मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो 10th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, जिसे पढ़ाई इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी। 11th में आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स और मुझे इकोनॉमिक्स और बिजनेस सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे लगने लग गए हैं। दैन आई थॉट कि मुझे थ्योरी पसंद है तो मुझे सीएस के लिए जाना चाहिए। मैंने ये ओपिनियन अपने पेरेंट्स के सामने रखा कि मुझे सीएस करना है। दैन दे आर लाइक कि सीएस में इतना स्कोप नहीं है, उनका ये चीज़ था और बाकी रिलेटिव से सुनकर भी ऐसा था। सो आई वॉज ठीक है, नहीं है तो क्या करना चाहिए। सो आई वॉज कन्फ्यूज एट दैट टाइम। फिर मैंने मेरे अंकल से बात करी हु वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सीएस इज़ अ बडिंग प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा स्कोप है सीएस में आने वाले टाइम पे। देन माई पेरेंट्स अग्रीड दो दैट। फिर मैंने सीएस की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करी। तो मैंने सीएस ईईटी दिया। मेरे टाइम पे सीएस ईईटी फर्स्ट टाइम आया था। बाय सेल्फ स्टडी मैंने सीएस ईईटी क्रैक कर दिया था। देन सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करी, जो प्रॉपर गाइडेंस मिली। वहाँ पे मुझे ऑल इंडिया रैंक 21 आई एंड फिर मैंने सीएस प्रोफेशनल क्लियर कर दिया एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि मेरा भी है कि आप फिज़िक्स वाला में फैकल्टी बनी हो एंड फिज़िक्स वाला तो वी ऑल नो कि बहुत अच्छा पढ़ाता है। बट मैं सीएस वाला की बात करूं तो इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में आप पढ़ाते हो, कैसे मैनेज होता है यार? मतलब सो देखो, फिज़िक्स वाला या फिर सीएस वाला, आप किसी को भी देखो, फिज़िक्स वाला का मेन मोटिव रहता है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एवरीवन। जो भी एजुकेशन लाना चाहता है उसे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है एट एन अफोर्डेबल प्राइस। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इतना फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती है, एंड हमारे अलग पांडे सर का ये मोटिव है कि एजुकेशन हर घर तक पहुँचनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है जो अपना सपना पूरा करना चाहता है तो उसका सपना बस सपना ही नहीं रह जाए, वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाए। इसीलिए दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम एजुकेशन को इतने अफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं ताकि हर एक बच्चा अपना सपना पूरा कर पाए यहाँ पर। एंड अगैन यहाँ पे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बच्चों के मन में हो सकता है ऐसे डाउट आए कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में तो कहीं क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है, आई एम वेरी श्योर। और आप इसका लाइव रिजल्ट देख सकते हो सीए वाला का, जहाँ से हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है सीए इंटर में। तो प्राइसेस वहाँ पर ही इतनी अफोर्डेबल है और वहाँ पर भी हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। सो अगर बच्चों का प्यार इसी तरह से मिलता रहा, बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी, तो हो सकता है किसी दिन सीएस वाला से भी ऑल इंडिया रैंक 1 ज़रूर आएगी। मैं बिल्कुल प्रे करती हूँ कि ऐसा हो ऑल्सो। बट ये भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का कि क्या हम सीएस वाला ज्वाइन करेंगे तो हम पास हो जाएंगे? तो नहीं होंगे आप लोग। अगर आपके दिमाग में यही है कि अगर मैं फ़िज़िक्स वाला ज्वाइन करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा क्या, तो नहीं होंगे। फ़िज़िक्स वाला आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। आप ये सोचोगे कि फ़िज़िक्स वाला सब प्रोवाइड कर देगा, वो ही पढ़ लेगा मेरी तरफ से, वो ही पेपर लिख देगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आपके मन में, आपके दिमाग में डाउट क्लियर करना पड़ेगा दैट फिज़िक्स वाला आपको वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहा है विच इज़ नेसेसरी आपके पास होने के लिए और आपको ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। लेकिन आपको भी साइड बाय साइड मेहनत करनी रहेगी। तो अगर दोनों लोग
लोग साथ में मिलकर साइमल्टेनियस मेहनत करेंगे तो 101% आप पास हो जाओगे। बट आपने जो कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो यार मेहनत तो बच्चे तब करेंगे जब उनको पता लगे कि सीएस में भी स्कोप है। यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी कि काफ़ी सारे बच्चे प्रिफर करते हैं कि कॉमर्स में वो सीए करे, एमबीए करे, कुछ और करे, बट सीएस नहीं, क्योंकि अब तक उनके माइंड में है कि देयर इज़ नो स्कोप इन सीएस। एग्जैक्टली तो सबसे पहले ना बच्चे अवेयर ही नहीं है सीएस को लेकर कि सीएस जैसा भी कुछ होता है, कंपनी सेक्रेटरी भी कोई प्रोफेशन होता है, और अगर अवेयर है तो लोगों को लगता है कि इतना स्कोप है नहीं है यहाँ पे, लड़कियों का लड़कियाँ करते हैं ये, सेक्रेटरी है ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आई है। एंड एक्चुअली ये प्रपोर्शन भी बहुत ज़्यादा है गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का। गर्ल्स ज़्यादा सीएस कोर्स में एनरोल होती है, आई डोंट नो व्हाई, क्या मेंटेलिटी है, बट अगर हम देखें तो हाईएस्ट पेड सीएस मेल ही है। एग्जैक्टली मेल। तो ऐसे कोई जेंडर बायसनेस वाला कोर्स नहीं है, आप चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, आप सीएस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द स्कोप, देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैं सीएस के बारे में बात करूँ तो एक बार अगर आप सीएस बन जाते हो, आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो किसी भी बड़ी लिस्टेड कंपनी में, आप खुद की फर्म ओपन कर सकते हो, आप एजुकेटर बन सकते हो। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में जा सकते हो, वैल्यूएशन का देख सकते हो आप, ड्यू डिलिजेंस, बहुत बड़ा मार्केट और बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे। देन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स एंड अमलगमेशन में आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो, आईपीआर, सस्टेनेबिलिटी, क्या कुछ नहीं है। एग्जैक्टली तो सीएस इज 360 डिग्री कोर्स है, यहाँ पर आपके पास हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। और नेहा, आपने तो प्रोफेशनल जर्नी देखी है, तो आपको क्या लगता है एज ए सीएस जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और सीएस क्या क्या चीज़ें करता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूं, जिसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मॉक डाउन किया था कि बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर तू क्या प्राइवेट कंपनी में जा रही है, बट दैट कंपनी वॉज कमिंग अप विथ IPO। तो आई थिंक वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सबका ट्रेडिशनल अप्रोच ये है सीएस को लेके कि हमें मिनट्स बनाना है। वैसे मिनट्स बनाना भी कोई खाने का काम नहीं है यार। अगर तुम्हारे कंपनी में कल तो रेड पड़ी तो सबसे पहले मिनट्स ही खोल के देखेंगे। तो सबको लगता है ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ मिनट्स बनाते हैं। बट जब मैंने IPO का काम किया तब मुझे समझा कि हम जो भी कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो, NSE हो, BSE हो, चाहे वो मर्चेंट बैंकर्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो ICA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, इंडिपेंडेंट, सब में CS है। हर एक कोऑर्डिनेटर में CS है। तो मैंने बोला यार हम तो अपने आप को सिर्फ सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में लिमिट करके रखे हैं, बट CS तो सब जगह है। कोई लॉ का काम कर रहा है, कोई वैल्यूएशन का काम कर रहा है, कोई आर्बिट्रेशन का कर रहा है, कोई क्या कुछ नहीं कर रहा। तो बीइंग इन प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, मैंने समझा कि सिर्फ सेक्रेटरियल नहीं, आप कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, आप लीगल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, मर्जर अमालगमेशन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। तो यार मतलब ये सब थियरी बातें तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल बातों पे कि सैलरी व्हाट एज पर यू, क्योंकि आप रिसेंटली क्लियर आउट हो, कितनी है मार्केट में सीएस की? फ्रेशर की हो गए, 5 साल के बाद की हो गए। सो सैलरी वाला पॉइंट ना वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सिटी में हो, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम कम से कम आपको 6 लाख तो मिल ही जाएगा। फिर अगर आप अच्छी लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे 8 to 10 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है कम से कम मिनिमम एज ए फ्रेशर। फिर अगर आप 5 ईयर्स बाद देखते हो तो वहाँ पे पैकेजेस बहुत इंक्रीज होते हैं, जो इंक्रीमेंट है ना वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है आपका, जितना मैंने देखा है। सेकेंडली अगर आप देखो तो CS की कोई लिमिट ही नहीं है, आप सिर्फ CS बन के ही कंपनी में जॉब मत करो, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक बन सकते हो, आप CFO तक भी पहुंच सकते हो। हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे CS देव वाजपेयी सर जो HUL के CS भी है और साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। आज उनकी सैलरी क्रोर्स में है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाउंड नहीं रखा ओनली टू द CS। तो वहाँ पे आप क्रोर्स में भी अर्न कर सकते हो आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। सेकेंडली हम देख सकते हैं एशियन पेंट्स के जो CS है RJ जया मुरगांव, वो CS भी है और CFO भी है, उनकी सैलरी भी 4.1 करोड़ तक है। सो देयर इज़ नो लिमिट। महिंद्रा एंड महिंद्रा के CS है और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है जिनकी सैलरी भी 3 करोड़ अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर आपको पे वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और सिर्फ पे ही नहीं, आप पैसा देखो लेकिन साथ साथ आप आपके स्किल्स पे भी काम करते रहो, बिकॉज जो चीज़ कंपनी देखती है वो आपके स्किल्स भी देखती है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं स्किल्स की बात पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं रिसेंटली पॉडकास्ट मैंने किया है देव वाजपेयी सर के साथ और अच्छे अच्छे लिस्टेड कंपनी के हेड CS के साथ, उनका बस यही मानना है कि यार आपको CS आप बन गए तो ऐसा नहीं कि अब सब हासिल हो गया, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो आप रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए हो। तो ऐसा नहीं करना है कि पढ़ लिया हो गया, यू हैव टू, कोई रैंकर भी क्यों ना हो,
मतलब मैंने बात की है, मेरे को यही पता चला है कि कोई रैंकर हो या कोई मल्टीपल अटेम्प्ट वाला हो, दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम मिली जाती है अगर तुम लोग अपने आप को प्रूव करोगे ना स्किल्स के बेसिस पर। लाइक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, यही आपका पर्सनैलिटी ज़्यादा जज करते हैं कि क्या आप लर्निंग एटीट्यूड है आपका, क्या आप पैसे को ज़्यादा कंसिडर करते हो कि लर्निंग को ज़्यादा कंसिडर करते हो, जो आपने CV में मेंशन किया है वो आपका एक्सपीरियंस एक्चुअल में है कि नहीं, आपका एक्सपोजर कैसा रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक कि कौन से बच्चों को CS में आना चाहिए, मतलब क्या इंटरेस्ट पार्ट होना चाहिए जिससे वो, क्योंकि काफ़ी सारे आ तो जाएंगे बट फिर टिक नहीं पाते इस कोर्स में। तो सबसे पहले आप आपका इंटरेस्ट पार्ट देखो। अगर आप ऐसे कोई बच्चे हो जिसको थियोरी सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, जैसे कि 11th में आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ बहुत पसंद है और मैथ्स कोई कुछ खास पसंद नहीं है, तो आपको 100% CS का कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। मैच हो जाओगे आप उस CS कोर्स से, क्योंकि वहाँ पे थियोरिटिकल पोर्शन ज़्यादा होते हैं। अगर मैं CS कोर्स की बात करूँ तो 80% थियोरी होती है विच इज़ लॉ, और 20% अप्रॉक्सीमेटली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो आप बच्चे पहले ही एनालाइज कर लो कि आपका इंटरेस्ट कौन से पार्ट में है, एंड अगर आपका थ्योरी पार्ट में इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर आपको CS कोर्स में जाना चाहिए यहाँ पर। और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे लॉ इतना ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखो ना, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉज तक हम बाउंड नहीं है, फेमा का, सेबी का, RBI का, देन आपका एनवायरमेंटल लॉज, सभी लॉज के बारे में हमें नॉलेज होता है कुछ है यार। बट यही है, अब जैसे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो गया समझ लो, बट अब वो घर पे कैसे कन्विंस करे कि CS मैं करना चाहता हूँ मम्मी, मुझे करने दो पापा, वो लोग तो नहीं करने देते। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो CS कोर्स करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही मेरे पेरेंट्स थे, बिकॉज आई वांट टू मेक देम प्राउड, कि वो मेरी वजह से खुश हो जाए और उनका वो प्राउड स्माइलिंग फेस मैं देखना चाहती थी। उन्हें मैंने रियलाइज़ कराया कि CS का भी मार्केट है, CS का बहुत ज़्यादा स्कोप है। पेरेंट्स एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जो ज़्यादातर पेरेंट्स और रिलेटिव्स लेकर चल रहे हैं, विच इज़ कि CA बहुत अच्छा है, CA का मार्केट ज़्यादा है, पे अच्छी मिलती है, CS की इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि CS का मार्केट बहुत अच्छा है, स्कोप काफ़ी अच्छा है। अगर आप उन्हें समझाओगे तो वो 100% समझेंगे, एंड पेरेंट्स से अच्छा मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स से इतने कनेक्टेड भी हो, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर पेन पॉइंट्स। मतलब उनको अगर चलो CS करना है तो ऐसे तो होगा नहीं, पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? ओके, सो सबसे पहला पेन पॉइंट जो बच्चों का रहता है विच इज़ डिस्ट्रैक्शन। ये ऐसी एज है ना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा लव लाइफ से रिलेटेड, थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर हमें घूमने जाना है, बाकी लोग फोमो हो जाता है, बाकी लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, हम बस पढ़ाई 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 कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहता है। सेकेंडली वो लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, CS का रिजल्ट इतना कम जाता है तो मैं हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रहते हैं। तो इसके रिटर्न में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पासिंग परसेंटेज कुछ भी हो, यू डोंट नीड टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप कुछ भी कर सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप दिमाग में बाउंडेशंस बना देते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड सेकेंडली टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। एक बार 3 साल अगर आपने जम के मेहनत कर ली और CS बन गए हो तो फिर घूमो फिरो, पार्टी करो, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। बिल्कुल, मतलब CS के टाइम पे सेक्रीफाइसेस थोड़े तो करने ही पड़ते हैं। बट जैसे आपने भी किए होगे और आपको ऑल इंडिया रैंक भी आई है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जो आप बच्चों को बताना चाहते हो जिससे ऑल इंडिया रैंक आ सकती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है जैसे थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो इस केस में आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं। सबसे पहला तो आपका कोर्स एटलीस्ट 2 महीने पहले कंप्लीट कर लो और 3 से 4 टाइम्स आपको रिविज़न करना रहता है। सेकेंडली जो मैंने फोकस किया था वो था राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो लोग है ना उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, वही काफ़ी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। बट बिलीव मी नेहा, राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है ना जिससे मुझे काफ़ी पेपर्स में 4 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं मॉडरेशन के। यस, ये काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है कि ICSI 4 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देता है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। मैं मेरी कुछ CS प्रोफेशनल की कॉपीज़ भी बताऊंगी यहाँ पर, जहाँ पे 4 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे मुझे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। आपने कैसे किया था प्रेजेंट, मतलब कुछ अंडरलाइन वंडरलाइन क्या? यस, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहला तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा। प्रॉपर एग्जाम देने से पहले ना मैं हर एक सब्जेक्ट का पूरा 3 घंटे का पेपर लिखती थी, 3 आवर्स का, जहाँ पे मैं अंडरलाइन करती थी, मेन की पॉइंट्स
को, आंसर्स को पॉइंट्स में लिखती थी, क्योंकि मुझे पता है वो एग्जामिनर इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है यार, इतनी सारी कॉपीज़ आएगी, वो आपको नहीं जानता आपने कितनी मेहनत करी, तो आपकी कॉपी आउटस्टैंड करनी चाहिए दूसरों से। तो मैं पॉइंट्स में लिखती थी, स्पेसिंग बराबर करती थी, कंक्लूजन देती थी वहाँ पे हर चीज़ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हमें लगता है छोटी छोटी चीज़ें क्या ही इफेक्ट करेगी, बट इससे आप एग्जाम्शन भी ला सकते हो, 4 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए तो, और आप पास भी हो सकते हो। आप सेक्शन नंबर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सेक्शन नंबर मैं कंपनी लॉ में लिख कर आई थी, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं लिखे थे। और यार आपने जो पॉइंटर्स वाली बात कही ना, हाँ। ये मेरे टाइम पर मेरे से गलती हो गई थी ओह। कि मैं पैराग्राफ में लिखती थी। ऑल्दो मेरे को रैंक आई वाह, थी, great। बट मैं जितने भी रैंकर्स से बात कर रही हूँ उन सब ने पॉइंटर्स में लिखा था। तो आई थिंक ये नोट डाउन करना चाहिए बच्चों को कि पॉइंटर्स में लिखो, ज़्यादा इजी होता है, राइट। एंड थर्ड इज़ रिकॉलिंग। अब बार बार रिकॉल करो जो आपने पढ़ा। जैसे कि मैंने बताया थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा है वो 20 डे तक के तो भूल जाएंगे। तो एक प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ कि किस अकॉर्डिंग आप रिकॉल करोगे। जो फर्स्ट डे पढ़ा वो आप 5th डे वापस रिवाइज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। प्लान डिफर कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं क्या किया करती थी, जो मुझे लगता है सभी बच्चे को करना चाहिए, एंड स्पेशली जो लेक्चर्स देख रहे हैं, कि आज अगर मेरे किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ाया गया है लेक्चर में, उसका मैं सेम डे रिवाइज करती थी, जिसे मैं बोलती हूँ साइमल्टेनियस रिवीजन। जिस दिन लेक्चर में जो पढ़ा है उसी दिन रिवाइज कर लो, तो आपके माइंड में अभी वो फ्रेश पढ़ा हुआ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि याद करो, पर जब आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो रैंकर्स फॉलो करते हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रैंक लाने के अंदर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात पे कि सेम डे रिवीजन करना ही है, वरना तो इतना वास्ट क्वेश्चन है, घूम जाओगे, कहाँ क्या याद रखने बैठोगे। बट अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात कर ही रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है सीएस का इतना कम पासिंग परसेंटेज क्यों है यार, सिंगल डिजिट? तो मैं भी यही सोचती थी जब मैं पढ़ रही थी, इतना कम पासिंग परसेंटेज क्यों है। बट व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार इज, बच्चा सीरियस नहीं है इस कोर्स में। वो इस कोर्स में आ तो जाता है एज अ ऑप्शन देके कि अगर मुझसे सीए नहीं हो रहा है तो मैं सीएस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो जब आप सीरियस ही नहीं हो तो आप पढ़ाई उस अकॉर्डिंग नहीं करोगे, एंड दैट इज़ द रीज़न सीएस का पासिंग परसेंटेज इतना डाउन रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी आपको सीरियस होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तब भी जाके आप सीएस में पास हो पाओगे। यस, मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ। मतलब ये तो सही है यार, वो लोग इसको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं, बट यू नो कितना अनएक्सप्लोर्ड है हमारा सीएस का पार्ट। लाइक 700 मार्क्स के अभी तो न्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमारा हो चुका है, तुम 500 लाओ, तुमको रैंक आ जाएगी। अगर हम नीट और इन सब की बात करें, बच्चे आउट ऑफ ला रहे हैं, 720 में से 720 ला रहे हैं। यहाँ पे तो तुमको बस 50% से थोड़ा ऊपर मेहनत करना है, आप ऑल इंडिया रैंकर बन जाते हो। तो अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना अपने प्रोफेशन को लेके, आपका सीएस कहाँ आगे बढ़ सकता है, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, तो आप भी आगे बढ़ोगे। एट द एंड यही कंक्लूजन है कि बी सीरियस अबाउट दिस कोर्स। और अगर आप सीरियस होते हो तो ऑल इंडिया रैंक 100% आएगी। आपको ऑल इंडिया रैंक के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसनेस इंक्रीज कर दो, और अगर आपके मिनिमम 55% से ज़्यादा मार्क्स आते तो इन एनी वेज आप ऑल इंडिया रैंकर हो ही जाओगे। बिल्कुल। नेहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे सीएस का क्या स्कोप पहले था, अभी क्या है, और आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद क्या स्कोप होगा सीएस का? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है पहले अगर हम 10 साल की बात करें, क्या ही था सीएस। मतलब 2013 का जब एक्ट आया, उसके बाद से सीएस को रिकॉग्निशन मिली, उसके बाद से हमारे हाथ में थोड़ा पावर आया है। उसके पहले तो जो सीए होते थे फर्म्स, वही हमारा सारा काम कर पाते थे, बट 2013 के बाद वी गॉट एन एक्सक्लूसिव पावर। तो 10 साल पहले लोग बोलते आ रहे थे कि सीएस में आगे स्कोप आएगा, तो अब वो 10 साल आ चुके हैं, अब स्कोप आ चुका है, एंड अभी हम बोल रहे हैं कि आगे और स्कोप आएगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। लाइक हर चीज़ में उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डाला हुआ है। तो डेफिनेटली जहाँ पे लॉ है वहाँ सीएस है, जहाँ गवर्नेंस है वहाँ सीएस है, तो हमारा तो स्कोप ही स्कोप है डेफिनेटली। तो कोई ऐसा चांस नहीं, आपका स्कोप बढ़ने ही वाला है आने वाले टाइम में, कम होने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट आपको आपके स्किल सेट अपडेट होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपका लॉ को नॉलेज जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट लेकर आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा नया अपडेट आया। हम बात कर रहे हैं, अभी कोई आ गया होगा अपडेट, वी नेवर नो। बट यार देखो, आप भी रिमोट एरिया से बिलोंग करते हो, तो क्या आपको लगता है जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, वहाँ पे तो आई डोंट थिंक इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहोगे?
ओके तो जो टियर 3 सिटीज़ या टियर 2 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं ना, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आप CS बन जाओ। और मेरे लिए मेरे टाइम पे कोई भी कोचिंग नहीं थी मेरी सिटी में CS की फ़िज़िकल कोचिंग। सो एट दैट टाइम ऑनलाइन कोचिंग वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने उसी से पूरी तरह से पढ़ाई करी, गाइडेंस दी। और ऐसा कोई बच्चा है जो बाहर जाना चाहता है, बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है, कंपनीज़ में जाना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें एडवाइस करना चाहते हो, इन दैट केस आपको टियर 1 सिटीज़ में जाना है और एक्सप्लोर करना है इस एरिया को, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको CS का कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर बच्चों को बोला था कि मैं फिजिक्स वाला के साथ पॉडकास्ट करने वाली हूँ, तो मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं बस उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ जो बहुत रिलेवेंट है। सबसे पहला तो ये कि बच्चों का अभी रिजल्ट आया है एंड एज़ यूजुअल बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पास। तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनको आप अभी आगे क्या एडवाइस करना चाहोगे कि दिसंबर में वो कैसे तैयारी करें? सो फर्स्टली डू नॉट डिसअपॉइंट। अभी टाइम नहीं है डिसअपॉइंट होने का। जस्ट सी कि आपकी क्या गलतियाँ हुई थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे आपने फोकस नहीं किया है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, RTI आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ देता है, तो आप आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाओ और सी कि आपने क्या मिस्टेक्स करी, किस सब्जेक्ट में आपके इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। थर्डली जो भी आपके पॉइंट्स थे जिस पे आपने फोकस नहीं किया था, स्टार्ट स्टडिंग। अब ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, अगर बाय एनी चांस आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी या पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं देखे हैं, दिस इज़ द मेजर ब्लंडर जो CS स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये अभी आपको सेकेंड टाइम पे नहीं करना है। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो कि ICSI किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, क्या एक्सपेक्ट करता है और किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। ये सारी चीज़ों का अगर आपने कॉम्बिनेशन किया तो श्योर शॉट आप पास हो सकते हो। ऑल्सो ये भी बच्चों का बहुत डाउट होता है, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर ही रहे हैं, कि इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए? ओके तो जहाँ जहाँ ऑप्शन होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। एग्जीक्यूटिव की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि पहले पढ़ लो, तुम एग्जीक्यूटिव पढ़ लो, तुम प्रोफेशनल पढ़ लो, उसके बाद इंटर्नशिप करो, तुम पूरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर देख सकते हो। वरना अगर आप पहले इंटर्नशिप करते हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज नहीं होता, और बाय एनी चांस अगर आप फेल हो जाते हो ना तो वो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप प्रोफेशनल कर लो, एग्जीक्यूटिव कर लो और उसके बाद आप इंटर्नशिप करो, ऐसा। तो यस मैं भी बिल्कुल इसी आंसर को सपोर्ट करती हूँ कि यार पहले पढ़ाई कर लो फिर तुम लोग इस सब पर आ जाना। बट अभी कन्फ्यूजन वाली बात जैसे आपने कही, तो ये भी कन्फ्यूजन है कि फर्म में करे कि कंपनी में करे। सो मैं तो जैसे बहुत क्लियर थी कि मुझे कंपनी में ही करना है, क्योंकि मुझे कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा लगता था। वो लिस्टेड कंपनी का कल्चर, BOD से मिलना, मीटिंग्स अरेंज करवाना, तो मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पे मैं कहूँगी आपका इंटरेस्ट किस में है। आप ऐसे कोई पर्सन है जिसे कंपनी में ही जाना है और आगे भी एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है, तो आप कंपनी में इंटर्नशिप करो। एंड सेकेंडली ऐसे कोई पर्सन हो जिसे फर्म ओपन करनी है और देखना है कि फर्म में स्क्रैच से काम कैसे होता है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, तो आप फर्म में जा सकते हो यहाँ पर। ओके। ओ माय गॉड, कितना वंडरफुल सेशन था यार। मतलब आई थिंक CS वालों के लिए फुल पैकेज वीडियो था ये। सारा डाउट आपने क्लियर कर लिया इस वीडियो में एंड बहुत कुछ सीखने मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको कि आप अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर इस पॉडकास्ट में आए एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ CS स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच अगैन फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप इस पॉडकास्ट से बच्चों के मन में जितने भी सारे डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।